मैं देखता हूँ। अरे संतोष सर, ये वीडियो तो काफी पीछे चल रहा है। हैं? अच्छा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और क्या हाल है तुम लोगों के? काफी टाइम बाद मिल रहे हैं अपन लोग, तो सूना सूना सा माहौल लग रहा है। कब मिले थे लास्ट टाइम? नवंबर। अच्छा, कैसी चल रही है तुम लोग की पढ़ाई वढ़ाई? मतलब 12th में अगस्त आ गया है और जनरली जो कोर्स है वो सितंबर तक खत्म हो जाता है, सितंबर अक्टूबर तक खत्म हो जाता है। बट इस बार तुम लोग का काफी डिले हो गया है सब कुछ। हाँ, नवंबर में मिले थे। बट दिक्कत ये ऐसी इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि JEE ऑब्वियसली कंपटीशन है और कंपटीशन में सभी के साथ सेम ही चीज हो रही है। अभी जो तुम्हारे साथ हुआ कि बहुत ज्यादा डिले हो गई हैं चीजें या फिर कोर्स जो है वो थोड़ा पीछे है, बट अपन खत्म कर सकते हैं। अभी जैसा मुझे कल बता रहे थे लोग कि तुम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑप्टिक्स शायद हो गया है, तो अपन लोग मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करें, ऐसा मुझे बोल रहे थे बच्चे। तो अपन मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करेंगे आज। और अभी बताओ तुम लोग का कोई ज्यादा परेशानी कुछ लिख के भेजो एक बार। काफी ज्यादा इधर उधर होना पड़ता है इसमें, सामने सामने बात नहीं हो पाती ना, तुम लोग की आवाजें आ रही हैं। तुम लोग को मैं दिख तो रहा हूं ना चलता फिरता? अच्छा, ऑप्टिक्स भी हो गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया है, कैपेसिटर्स भी हो गया है और इलेक्ट्रोस्टैट्स भी हो गया है। ओके, चलो अच्छा है। तो बचा तुम लोग का सिर्फ मैग्नेटिज्म है और मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। और वेव ऑप्टिक्स भी शायद बचा होगा मेरे हिसाब से। ऑप्टिक्स अगर हुआ होगा तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हुआ होगा, राइट? है ना? तो अपन मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करते हैं। पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं मैं तुम लोग को 12th क्लास का, कि जनरली ऑप्टिक्स जो है वो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड होता है। तो जब अपन लोग JEE देने जाएंगे, JEE मेंस के लिए जब अपन लोग एक्चुअली जब JEE मेंस के लिए बैठेंगे जाके, तो ये चीज याद रखना कि 2 या 3 क्वेश्चन ऑप्टिक्स के रहेंगे उसमें 25 में से। तो 2 या 3 क्वेश्चन वो तो करके आने ही है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, वो मेंस के इजी होता है पार्ट, लेकिन एडवांस तक जाते जाते वो थोड़ा सा टफ हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कैपेसिटर्स भी थोड़ा सिमिलर रहता है, कैपेसिटर्स में बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चंस बना लेते हैं लोग, टफ क्वेश्चन बन जाते हैं। पर मैग्नेटिज्म की अगर अपन बात करें तो मैग्नेटिज्म वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। मैग्नेटिज्म मेंस के लिए तो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। पूरा मैग्नेटिज्म में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ऑल्दो, बट सारा मैग्नेटिज्म बहुत इजी होता है। इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी, जिसको काफी लोग टफ मानते हैं, ठीक है, वो भी इजी होता है। तो EMI भी काफी इजी है। अब EMI जब अपन एडवांस लेवल के लिए पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। वो भी टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ नई नई चीजें उसके अंदर कभी कभी आ जाती हैं, कभी कभी, या इंटीग्रेशन अगर आ जाता है तो लोगों को टफ लगता है। बट इन जनरल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैग्नेटिज्म बड़ा आसान सा टॉपिक है। और EMI के अलावा जो मैग्नेटिज्म का पार्ट है, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक फोर्स, और जो अर्थ मैग्नेटिज्म ये होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फोर्स से, ठीक है? तो मैग्नेटिक फोर्स एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है जो तुम लोगों ने थोड़ा बहुत तो पहले से पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत मतलब 10th क्लास में। 10th क्लास में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आता है मैग्नेटिक फोर्स का, तुम लोग को पता होगा। तो अपन लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि भाई फोर्स की बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन तुम लोगों ने पढ़ी हुई है पहले, बट मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले मैग्नीट्यूड से। बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड की अगर अपन बात करें मैग्नेटिक फोर्स के, तो
सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है। देखो पहली चीज क्लियर कर लें कि तुम लोगों ने 11th क्लास में 4 फंडामेंटल फोर्स पढ़े थे, याद करो क्या क्या थे वो। एक तो था ग्रेविटेशनल, एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक था वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनको फंडामेंटल फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पीछे का रीजन हमें नहीं पता, इनको हम लोग फंडामेंटल मान के चलते हैं कि ये तो है, इसके बाद बाकी सब है। अब ग्रेविटेशन के पीछे रीजन क्या था? ग्रेविटेशन फोर्स क्यों लगता है नहीं पता। ग्रेविटेशन फोर्स के पीछे रीजन नहीं पता, अलग अलग थ्योरीज हैं, बट अभी तक रीजन नहीं पता कि ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट क्यों करता है। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लगता है और मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगता है, उनको आपस में कनेक्ट करा जा सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से मैग्नेटिक है या मैग्नेटिक की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक है, बट इन दोनों को मिला के अगर अपन बोले कि ये दोनों क्यों बने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों बना, तो उसके पीछे भी रीजन अभी नहीं पता है। और उसी तरह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स का भी रीजन नहीं पता है। तो जैसे ग्रेविटेशन फोर्स स्टार्ट हुआ था तो एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट हुआ था। एक्सपेरिमेंटल मतलब कि 2 मासेस रखे हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उनके बीच में इतना इतना फोर्स होगा। उसी तरीके से जब अपन मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो वो भी एक्सपेरिमेंटल चीज है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में देखा कि ऐसा ऐसा बिहेवियर हो रहा था, तो उस बिहेवियर के बेसिस पे एक मैग्नेटिक फोर्स को स्टार्ट कर लिया। एक मैग्नेटिक फोर्स उन्होंने बता दिया कि भाई इस टाइप का एक मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। अब पहले अपन मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लें, सिर्फ एक कि कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे तुम्हें पता होगा कि अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, अगर मेरे पास एक मैग्नेट है तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? नॉर्थ से आउटवर्ड और साउथ से अंदर आता है, और नॉर्थ से साउथ की तरफ भी घूमता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ भी घूमता है। और मैग्नेट के अंदर कैसा होता है? मैग्नेट के अंदर जो होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं मैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन होता है। मतलब जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अगर मैं किसी और रैंडम पॉइंट की बात करूं जैसे यहां पर, तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हम बनाएं तो ऐसा बन रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। तो हर पॉइंट पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है एक मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे में है, मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बी से डिनोट करते हैं, या बी वेक्टर से उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिनोट करते हैं। तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी रीजन में, और अगर हम एक चार्ज पार्टिकल ला के रख दें तो इस पे क्या होता है? एक फोर्स लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक चार्ज पार्टिकल ला के रख देंगे तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को लाएं और फिर इसको हम धक्का लगा दें इस डायरेक्शन में, v स्पीड दे दें या v वेलोसिटी दे दें, तो ऐसे केस में क्या होगा? फोर्स नहीं लगेगा। तुम लोग को दिख तो रहा है ना सब कुछ? सर आधा मैग्नेट नहीं दिख रहा, तो ये तो स्क्रीन तुम लोग अपने हिसाब से मूव कर सकते हो ना? नहीं कर सकते? ये जो स्क्रीन होती है दूसरी वाली, हाँ कर तो सकते हो। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग, नॉन टेक्निकल। तुम्हारे पास नीचे ऑप्शन है उसको हटाने का, हाँ उसको हटा लो ना, इधर उधर कर लो उसको, मेरे नीचे कर दो। ठीक है, हाँ ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है। जैसे यहां पर मैं बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड का हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है। ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी डायरेक्शन अगर है, कोई भी एग्जिस्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी रीजन में, और उस पॉइंट पे अपन ने एक चार्ज पार्टिकल लाके रखा तो फोर्स उस पर 0 लगेगा। अगर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल लेके आए और उसको इस डायरेक्शन में v स्पीड से धक्का लगा दिया तो भी उस पर फोर्स 0 लगेगा। अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल लेके आए और उसको इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी दे दें तो अभी भी फोर्स 0 लगेगा। ठीक है, अब एक चीज, अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल लेके आए और इस पे फोर्स, इस पे वेलोसिटी इस तरफ दे दें, मतलब इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैंने मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में फोर्स लगता है। अब फोर्स लगना स्टार्ट होगा तो अपन सिंपल सा इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो फोर्स 0 होगा, चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर मूव करेगा तो फोर्स 0 होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है, एक
मल्टीपल चॉइस में इस टाइप का क्वेश्चन डाल देते हैं कि इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका ट्रू आंसर होगा कि फॉल्स होगा? इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो तुम्हें दिख रहा होगा इन दोनों केसेस में फोर्स जीरो है। तो अगर ऐसा कोई बोलेगा कि कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आंसर सही है कि ट्रू है ये, क्योंकि इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। बट अगर ऑप्शन ऐसा होता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल मस्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो गलत है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन में मूव ना करे। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बोला कि अब फोर्स लगेगा, और फोर्स अगर इसको इधर इधर कहीं लग गया तो फिर इसका पाथ जो है वो डेविएट हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं फोर्स क्या होता है। अब ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज है, इसको मैं डिराइव करके नहीं बता सकता। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल करते हैं तो फोर्स डबल हो जाता है, अगर स्पीड डबल करते हैं तो फोर्स डबल हो जाता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डबल करते हैं तो भी आंसर डबल हो जाता है। तो तीनों चीजें अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो सीधा सीधा रिजल्ट बन जाता है F इज इक्वल टू QVB। तो ये अपन का बन जाता है फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा तो फोर्स QVB होगा, नहीं तो फोर्स जीरो होगा। अब ऑब्वियसली अगर हमें ये पता है और ये पता है तो हम एंगल वाला केस भी बना सकते हैं। एंगल वाला केस देखो कैसा बन जाएगा कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज पार्टिकल को हम ऐसे में v स्पीड दे दें एट एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर v स्पीड दे दी मैंने, तो ऑब्वियसली अब तुमसे अगर फोर्स पूछेंगे तो तुम सीधा बोल सकते हो कि v को मैं रिजोल्व करूंगा, सामने आएगा v cos थीटा, ऊपर आएगा v sin थीटा। v sin थीटा इसके जैसा है तो q v sin थीटा b आंसर हो जाएगा। v cos थीटा इसके जैसा है और उसकी वजह से फोर्स जीरो रहेगा, तो नेट फोर्स जो रहेगा इस पे वो हो जाएगा F इज इक्वल टू Q v sin थीटा b। ठीक है, ये दिख रहा है तुम्हें सब पूरा? आई होप तुम लोग को दिख रहा हो। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग को दिख रही होगी, F इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा इंटू बी। तो ये हम लोगों ने ओवरऑल क्या पढ़ा? ये हम लोगों ने पढ़ा कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स इतना होता है जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, और इस पे जब जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आता है तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन होता है, तो वो अपन लोग आगे और देखते हैं क्या करना है। बाकी तुम लोग को पता ही है मेरे बारे में कि अपन लोग हमेशा जब भी पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस के थ्रू अप्रोच करते हैं चीजों को। तो मैंने इसलिए एक वो जो स्क्रीन लगा के रखी है ना छोटी सी, वो स्क्रीन CRQ है। ठीक है, मैंने CRQ ऑल्दो शायद एक ग्रुप पे भी डाली थी, बट उसको मैं और अपलोड करा दूंगा इसी साइट पे, और यहां से मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा CRQ और अपन लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट पहले इसको खत्म कर लेते हैं क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है मैग्नीट्यूड, और जैसा तुम लोग को पता ही है कि फोर्स मैग्नीट्यूड से नहीं बन सकता है, सिर्फ हमें चाहिए डायरेक्शन भी चाहिए। तो तुम लोग इस चीज को नोट कर लो, ये डायग्राम्स बना लो, अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है, ये डायग्राम्स बना लो और फिर अपन स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन। जब तक तुम लोग को कुछ लिखना है तो लिखो। लास्ट वाला कट रहा है, इमेजिन कर लो यार क्या होगा जो कट रहा है जितना पार्ट। एक तो बी लिखा है मैंने, अरे यार ये नया वो है, पीछे से देख नहीं रहा। ठीक है, ये बी लिखा हुआ है और वेलोसिटी जो है एट एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड है चार्ज की, और फोर्स जो है वो मैंने लिखा है Q v साइन थीटा इंटू बी। अगर तुम्हें नहीं भी दिख रहा है तो इमेजिन करो क्या होगा वहां पर। देखो बहुत सिंपल चीज है, क्योंकि इसको अपन रटेंगे नहीं, कभी भी ये वाला फॉर्मूला याद नहीं किया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला अपन कैसे याद रखेंगे? फॉर्मूला अपन इसके फॉर्म में ही याद रखेंगे, QVB के फॉर्म में। तो ये वाला फॉर्मूला अपने आप हमें हमेशा निकालना है, तो अभी नहीं निकाल पा रहे तो बाद में कैसे निकालोगे? करना क्या है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर है तो हम इसको रिजोल्व कर देंगे v cos थीटा और v sin थीटा में। v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, और जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होता है उसके ऊपर ही फोर्स लगता है। तो v sin थीटा की वजह से फोर्स लग रहा है, ये v sin थीटा इस तरफ ऊपर की तरफ आएगा, v sin थीटा की वजह से फोर्स लग रहा है, तो v को v sin थीटा से रिप्लेस करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, और v cos थीटा की वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा क्योंकि वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है। अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जो वेलोसिटी होता है उसकी वजह से कोई फोर्स नहीं होता है। तो बस ये सिंपल सी चीज है, इसको लिख लो F इक्वल टू QV साइन थीटा B। इस चीज को नोट कर लो पूरा।
ठीक है, आई होप तुम लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा। तो हम लोग बात करते हैं अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है, अब मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताऊं तुम लोग को। ये चीज जो है डायरेक्शन जो है ये तुम लोग का पढ़ा हुआ है, ये तुम्हें आता है पहले से। ऐसा 10th क्लास में पढ़ा होगा ऐसा वाला FBI, वही चीज बना रहा हूं, पहले देख लो क्योंकि मैं डायग्राम बना दूं। ठीक, तो तुम लोग को समझ में तो आ ही रहा होगा क्या बना हुआ है यहां पर। ये किसी इंसान का हाथ है, ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड हमें यूज करना होगा। लेफ्ट हैंड से हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताते थे बचपन में, तो मैं पहले 10th क्लास वाला मेथड तुम लोग को बता रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे बताते हैं। ऐसे कर लेते हैं हम लोग उल्टे हाथ को, और फिर हम लोग बोलते हैं FBI। ठीक है, तो FBI तो ऐसे याद भी रहता है क्योंकि हम बंदूक बना रहे हैं, हम FBI चिल्ला रहे हैं, तो FBI में F क्या है? फोर्स। तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। FBI में ये F है, ये है फोर्स। ठीक है, B से हम डिनोट कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड को, ये है B मैग्नेटिक फील्ड, और I मतलब होता है करंट, तो FBI। अब ये डायरेक्शन बता रहा है तुम्हें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, ये तुम्हें आंसर बता देता है। तो हम लोगों ने अभी जो जो बनाया था उसमें से एक ही केस में फोर्स लगा था और दूसरा केस तो इसी से डिराइव किया था हमने, तो हम वही वाला केस बना लेते हैं। इस केस में आंसर आया था QVB इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हम डायरेक्शन देख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम इससे निकालते हैं, लेकिन यहां पर करंट तो है ही नहीं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि मोशन ऑफ चार्ज, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। तो चार्ज अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो हम इसको करंट का डायरेक्शन बोल सकते हैं, और इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले पहली फिंगर जो है हमारी उसको हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर लेंगे। ये मैं 10th क्लास का तरीका बता रहा हूं, 12th में एक और तरीके से भी जनरली लोग सॉल्व करते हैं, वो भी बताता हूं, बट पहले 10th क्लास वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपन ये वाली पहली फिंगर जो है, फर्स्ट फिंगर जो है वो अपन कर लेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपन ने पहली फिंगर कर ली। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ऐसे ही रखना है अपन को फिंगर को, और हम लोग इस फिंगर से, ये जो सेकंड फिंगर है ये अपन की करंट की फिंगर है, और करंट हमें पता है ऊपर की तरफ है, तो इसको हमें ऊपर पॉइंट कराना है। तो हम इसको ऊपर पॉइंट करा लेंगे, ये हमने ऊपर पॉइंट करा लिया। अब थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, थंब कर रहा है अंदर की तरफ पॉइंट, तो थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है मतलब इनटू द बोर्ड। तो इसका मतलब जब इस चार्ज पार्टिकल को ऊपर की तरफ v स्पीड दी गई होगी तो इस पे फोर्स किधर लगा होगा, अंदर की तरफ। तो सिंपल सी चीज है, इस मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर फोर्स लगा कितना, QVB, और किस तरफ लगा इस इंस्टेंट पे, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है। तो ये अपन की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमें ये पता लग गया ओवरऑल कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इस केस में कितना था, QVB, और डायरेक्शन आ गई हमारी अंदर की तरफ। जब भी कोई इनटू द प्लेन होता है, हमारा प्लेन ये है, मेरा प्लेन ये है, तुम्हारा प्लेन कॉपी है, तुम्हारी जो कॉपी में बना रहे हो तुम लोग, तो इनटू द प्लेन कोई भी चीज होती है तो उसको क्रॉस से डिनोट करा जाता है। तो अगर मैं फोर्स को वेक्टर की तरह डिनोट करूं तो मैं क्रॉस लगा सकता हूं, या तुम्हें पता है यहां पर इस पर्टिकुलर केस में -k में लगा सकता हूं। -k डिनोट कर रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये अपन का फोर्स हो गया इन टर्म्स ऑफ इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन अगर अपन इसको प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते कि आंसर ही अपन का वेक्टर फॉर्म में निकल के आए, तो इन वेक्टर फॉर्म हम इस फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं। ये तरीका मुझे ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि यूज नहीं होता है, बट फिर भी हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और फोर्स हमारा आया अंदर की तरफ। तो हमें यहां पर दिख रहा है कि अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट की तरह डिनोट करने की कोशिश करूं तो V क्रॉस B अंदर की तरफ आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही करते हैं ना, पहले अपन लोग ऐसे हाथ कर लेते हैं, सारी फिंगर्स अपन लोग डिनोट करते हैं पहले की तरफ। जैसे मान लो A क्रॉस B अगर अपन करने वाले हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो पहले सारी फिंगर्स, जितनी भी फिंगर्स हैं सब कर देते हैं अपन A वेक्टर की तरफ, और फिर फिंगर्स को टर्न करके देखते हैं अपन B वेक्टर की तरफ। ठीक है, ऐसा करने पर
थंब जिधर पॉइंट कर रहा होता है वो अपन का ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है। तो उसी तरीके से यहां पर अगर अपन वी क्रॉस बी करने को मैं तुम्हें बोलूं तो वी वेक्टर की तरफ तुम सारी फिंगर्स को कर लोगे, ये कर ली, वी ऊपर की तरफ है, सारी फिंगर्स ऊपर की तरफ है मेरी, ये देखो बी की तरफ हुई। अब बी की तरफ हमें घुमाना है, बी उधर है, बी की तरफ फिंगर्स को घुमाना है तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा ताकि मैं फिंगर्स को घुमा पाऊं। ठीक है, तो फिंगर्स को अब मैं घुमा पा रहा हूं, वी क्रॉस बी अब मैं कर पा रहा हूं। वी क्रॉस बी करने पर मेरा थंब जो है वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि v क्रॉस b, यहां पर दो वेक्टर थे हमारे पास v और b, v और b जो है इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें डायरेक्शन पता लग रही है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो आंसर कुछ ऐसा है। ठीक है, ज्यादा यूज नहीं करते हैं इस तरीके को, मोस्टली हमारा तरीका क्या रहेगा, f इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, सच दैट v इज परपेंडिकुलर टू b। अगर v परपेंडिकुलर नहीं हुआ b के तो हम v को रिजॉल्व कर देंगे, बहुत सिंपल चीज है। तो फोर्स ऐसे वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, बट मैं फिर भी बता दूं तो हम यूज करेंगे ये, सबसे इजी तरीका यही होता है कि v और b आपस में परपेंडिकुलर हैं, बस ये डिनोट कर रहा है। अगर नहीं होंगे तो हम किसी भी एक को रिजॉल्व करेंगे दोनों में से और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये अपन का तरीका है। डायरेक्शन बना लो, डायरेक्शन बड़ी सिंपल चीज है और वेक्टर फॉर्म में एक बार लिख लो, बट जो बताने वाली चीज थी वो इतनी है बस कि मैग्नेटिक फोर्स का एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड करते हैं, मैग्नीट्यूड होता है क्यू वी बी, ये सच दैट वी एंड बी आर परपेंडिकुलर। डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है, या तो अपन कर लें एफ बी आई, या दूसरा तरीका क्या है, वी क्रॉस बी कर लें। वी क्रॉस बी से भी तुम डायरेक्शन निकाल सकते हो। अगर बाय चांस नेगेटिव चार्ज हुआ तो यहां पर Q अपने आप ही तुम नेगेटिव डालोगे तो F वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। नेगेटिव वेक्टर मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो गया, यानी कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के मूव करने से फोर्स लगता है, अगर उसी डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा होगा तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे इस केस में अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, क्योंकि पॉजिटिव पे अंदर फोर्स लगा है तो नेगेटिव पे बाहर की तरफ लगेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा होता तो उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगता। तो मैग्नेटिक फोर्स बड़ा सिंपल चीज है, मैग्नीट्यूड सीख लिया अपन ने और डायरेक्शन सीख लिया। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डायग्राम बना लो। डायग्राम इतना अच्छा तो नहीं बना पाओगे तुम लोग, लेकिन कोशिश कर लो। सबको नहीं आ रहा नेटवर्क एरर कृत, तुम्हारे साइड से है कुछ दिक्कत, डेटा खा गए तुम दिन भर में अभी। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीआरक्यू जिनके पास है वो दूसरे विंडो में मत खोलो, मेरे हिसाब से दूसरे विंडो की जरूरत नहीं है यहां पर। यहीं पर देख लो, मैंने सीआरक्यू का पहला क्वेश्चन यहां पर, सबसे पहले अपन फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल पढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन, यहां पर तीन क्वेश्चन है, तो वो तीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करो वो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, फाइंड फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 2 कूलम इफ इट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 2 आई कैप है वो। ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, तीन केसेस हैं, तीन केसेस को अपन सॉल्व करने वाले हैं। तुम चाहो तो इससे सॉल्व कर लो, बट मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता ये तरीका। मुझे सबसे अच्छा तरीका यही वाला लगता है कि सीधा अपन कंपोनेंट्स के बारे में सोचो और मल्टीप्लाई कर दो। आपस में दोनों कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, बस उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्यू से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ गया। नेगेटिव चार्ज बाय चांस हुआ तो पॉजिटिव की तरह ही आंसर निकाल लेना, लेकिन दिमाग में रखना कि डायरेक्शन अगर तुम इससे निकालोगे तो पॉजिटिव की तरह ही आंसर निकाल देना, बस डायरेक्शन अपने दिमाग में रखना कि डायरेक्शन अपोजिट साइड होगी। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज हुआ तो यहां पर क्यू को क्या डाल दोगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव मत डालना, क्यों, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। फोर्स में नेगेटिव -2 न्यूटन का कोई सेंस नहीं होगा।
तो Q की वैल्यू पॉजिटिव ही डालना है यहां पे। फिर डायरेक्शन निकाल ली अपन ने इससे FBI से या फिर V क्रॉस B से, और निकालने के बाद जो भी डायरेक्शन आए समझ जाना उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। करो क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो, बातें मत करो। इसमें तो कोई चेक ही नहीं है, तुम लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होगे घर में बैठ के अभी। सॉल्व हो जाए तो एक दो लोग लिख देना, हो गया हो गया, ठीक है। क्या तुम लोग इसको पॉज भी कर सकते हो क्या, देखते देखते? हो गया, चलो ठीक है। अपन लोग पॉज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मतलब बाय चांस अगर किसी का नहीं हुआ और उसको ट्राई करना हो तो मुझे पॉज कर देना। नहीं कर सकते, ओके ठीक है। ठीक है, तो ए पार्ट से तो स्टार्ट करते हैं अपन। कम से कम लिखा हुआ है फाइंड फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 2 कूलम इफ इट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 2i कैप इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2j कैप। ठीक है, तो मैं पहले डायरेक्ट तरीके से कर रहा हूं जो मुझे अच्छा लगता है, Q V B और आपस में V और B परपेंडिकुलर। तो यहां पर तुम्हें दिख रहा है चार्ज तो 2 कूलम है, तो पहला क्वेश्चन CRQ1 का चार्ज तो 2 कूलम है भाई। वेलोसिटी या स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। वेलोसिटी क्या है अपन का 2, ठीक है, स्पीड है अपन का 2 मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपन को पता है 2 है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, टेस्ला के नाम पे है, तो 2 कैपिटल T लिखा जाता है उसको। तो मैग्नेटिक फील्ड अपन को ये पता है। अब V और B आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो अपन को दिख रहा है भाई कि 2i कैप और 2j कैप आपस में एकदम परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन करा और आंसर, तो अपन को पता लग गया यहां से फोर्सेस तीनों को मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 8 न्यूटन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करें तो V क्रॉस B से निकाला जा सकता है। अब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था वो इस तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ था। ठीक है, तो V क्रॉस B जब तुम करोगे तो सीधे हाथ से, तो उल्टे और सीधे में कंफ्यूज मत हो जाना भाई, FBI उल्टे हाथ से करना है
और क्रॉस प्रोडक्ट सीधे हाथ से करना है। तो V क्रॉस B करने के लिए पहले V की तरफ सारी फिंगर्स कर लो। V किस तरफ है? इस तरफ, तो सारी फिंगर्स इस तरफ कर लो। तो ये मैंने सारी फिंगर्स इस तरफ कर ली। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो फिंगर्स को ऊपर की तरफ घुमाना है। अब ऊपर की तरफ फिंगर्स तो तभी घूमेंगे ना जब हाथ ऐसा होगा। तो हाथ ऐसा कर लो, फिंगर्स ऊपर की तरफ घुमा के देखो, घूम रही हैं, ठीक है। अब घूम रही हैं, इसका मतलब थंब पॉइंट कर रहा है बाहर की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आउटवर्ड्स। तो आंसर इज 8 K कैप न्यूटन, ठीक है। तो आई होप क्लियर है ये। इससे भी करके देख लेते हैं FBI। तो FBI में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पहले फर्स्ट फिंगर करना है। तो फर्स्ट फिंगर अपन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ कर ली। उसके बाद ये वाली जो फिंगर है सेकंड फिंगर, ये वेलोसिटी की फिंगर है। वेलोसिटी किस तरफ है? इस तरफ, तो इस तरफ कर लिया। अगेन अपन का डायरेक्शन क्या आ गया? आउटवर्ड। तो हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। अगर बाय चांस क्रॉस प्रोडक्ट से करना है तो करके देख लो, मैं सिर्फ लिख के बता देता हूं, मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूं। ऑल्टरनेट मेथड ये हो सकता था कि तुम चार्ज लिखते, V वेक्टर लिखते और B वेक्टर लिखते और इससे आंसर निकाल लेते, ठीक है। इससे भी तुम्हारा वही आंसर आएगा विथ डायरेक्शन। तो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हो ही गया होगा। सेकंड पार्ट करते हैं, या C पार्ट करता हूं मैं सीधा, मैं B वाला नहीं बता रहा हूं। 2ik प्लस 2j कैप प्लस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है C पार्ट में। अब इस तरीके से तो कर ही सकते हो ऑब्वियसली। 2i कैप क्रॉस प्रोडक्ट कर देना इसके साथ। एक बार मैं रिमाइंड करवा दूं क्योंकि शायद क्रॉस प्रोडक्ट तुम लोगों ने यूज नहीं किया होगा बहुत दिन से। चार्ज 2i कैप, ये है V वेक्टर। क्यों V क्रॉस B लगा रहा हूं? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं इसका हम लोग B वेक्टर से। 2i 2j 2k, बाहर चले गए कि अंदर है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। 2i प्लस 2j प्लस 2k, आगे का अंदर अंदर लिख लेंगे। बाकी तुम्हें पता है मैंने क्या करा है, बस मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर पुट किया ये, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं आगे। सबसे पहले 2 2 2 सब बाहर निकाल लेते हैं अपन, तो आंसर यहां पर 8 तो बन ही गया। अब देखो ब्रैकेट के अंदर I क्रॉस I, सबसे पहला टर्म बनेगा I क्रॉस I प्लस दूसरा टर्म बनेगा हमारा I क्रॉस J, तो I क्रॉस J। तीसरा टर्म बनेगा I क्रॉस K, तो ये लिखा मैंने I क्रॉस K, ठीक है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि I क्रॉस I कितना होता है? 0, तो ये हो गया 0 प्लस I क्रॉस J कितना होता है? K कैप, और I क्रॉस K कितना होता है? माइनस J कैप। तो ये हमारा आंसर आ गया 8 K कैप माइनस J कैप। अगर मैग्नीट्यूड के टर्म से बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, √2 आ जाएगा, 8√2 आंसर हो जाएगा। बात आती है कि अगर मैं उस तरीके से करता कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या क्या है, उससे क्या आंसर आता। देखो मैं उससे बताऊं, अगर मैं उस तरीके से करता कि सीधा परपेंडिकुलर जज करता तो क्या आंसर आता। देखो वेलोसिटी तुम्हें पता है इस डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकेंड। अब मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो 2i कैप मतलब पहली 3 मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसको अपन ऐसा सोच सकते हैं, बिल्कुल कोई गलत नहीं है इसमें कि हम ऐसा सोचें कि हम 3 मैग्नेटिक फील्ड साथ में अप्लाई कर रहे हैं, फिर इंडिविजुअली सबका फोर्स निकाल लें। 2i कैप जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में है, तो वो फोर्स नहीं लगाएगी, ठीक है। जो 2j कैप वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब इंडिविजुअल अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड भी इमेजिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 2j कैप वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे परपेंडिकुलर है, मतलब वो फोर्स लगाएगी। परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली कितना फोर्स लगाएगी? QVB से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4 आएगा शायद, है नहीं 8 आएगा। QV 2 है, वेलोसिटी भी 2 है, मैग्नेटिक फील्ड भी 2 है, तो 8 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। फिर तीसरी जो मैग्नेटिक फील्ड है 2k कैप, इसका अलग से कैलकुलेशन कर लो, फिर से करोगे तो फिर से तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है 8 फोर्स और दूसरी भी लगा रही है 8 फोर्स, तो आंसर कितना हो गया? 16। डायरेक्शन निकालना पड़ेगी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे कि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस तरफ फोर्स लगा रही है, और ये वेलोसिटी है V क्रॉस B। V क्रॉस B किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ये जो 8 है इसके साथ जुड़ा हुआ है K कैप। वेलोसिटी फिर से वही ली, इस बार आखिरी वाली मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहा हूं, यानी कि 2k कैप, मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से आप बोल सकते हो भाई, बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से अपन बोल सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? V क्रॉस B करो, V इधर है, B इधर है, V इधर है, B इधर है, तो V की तरफ सारी फिंगर्स कर ली, लेकिन अब फिंगर्स को किधर घुमाना है? बाहर की तरफ। तो हाथ को ऐसे करना पड़ेगा, तभी तो फिंगर्स तुम्हारी तरफ, मेरी फिंगर्स तुम्हारी तरफ घूम पाएंगी, ठीक है ना।
तो v क्रॉस b करना है, इसका आंसर आ रहा है माइनस जे कैप, नीचे की तरफ आ रहा है ना माइनस जे कैप, तो इसकी वजह से आंसर आ रहा है 8 माइनस जे कैप। तो हम बोल सकते हैं आंसर विल बी 8 के कैप माइनस जे कैप। तो ऐसे अपन लोग सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने लिखा ही इसलिए था ताकि तुम लोग वेक्टर फॉर्म भी यूज करना सीख लो। बाकी ज्यादातर जरूरत जो है वो हमें इसी वाले की पड़ती है कि हम सीधा परपेंडिकुलर देखें और आंसर निकाल लें। ठीक है, अगला करो, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है कृतिक कि क्रॉस प्रोडक्ट करते टाइम पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या हमें कुछ सोचना पड़ेगा क्या डायरेक्शन वायरेक्शन के बारे में? देखो, अगर डायरेक्शन अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नेगेटिव का दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। लेकिन जो वेक्टर फॉर्म होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में चार्ज अगर तुम नेगेटिव डालोगे, v वेक्टर डालोगे, b वेक्टर डालोगे, सारी चीजें डालोगे, f तुम्हें वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। तो f जो भी तुम्हें वेक्टर फॉर्म में मिलेगा वही आंसर है, फिर तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। अगर तुम वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हो तो तुम्हें चार्ज को नेगेटिव डालना और जो भी आंसर निकलेगा वो तुम्हें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब बता देगा। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग निकाल रहे हो तो फिर तुम्हें ये सारी चीजें सोचना पड़ेंगी कि नेगेटिव चार्ज होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है जो पॉजिटिव के लगता है, और एफबीआई जो तरीका है उसमें ये आई है, आई मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए अगर हम लोग चार्ज के डायरेक्शन के मोशन को ये वाला डायरेक्शन लेके चलें तो फिर तुम्हें उल्टा सोचना पड़ेगा एक बार कि हाँ, अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज लेके सॉल्व कर दिया है बाय चांस, क्योंकि अलग अलग निकाल रहा है अपन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो पॉजिटिव चार्ज लेके अगर अपन ने सॉल्व कर दिया है तो नेगेटिव पे बस डायरेक्शन अपोजिट होगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर तुम वेक्टर फॉर्म यूज करोगे तो चार्ज को सीधा नेगेटिव डाल के आंसर जो भी निकालोगे वही फाइनल आंसर है, फिर कुछ नहीं सोचना है, कोई चेंज नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग? मैं और जूम करूं क्या इस क्वेश्चन को? जस्ट क्लियरली दिख रहा है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया है तो थर्ड कर सकते हो तुम लोग ट्राई, इसलिए सीआरक्यू पहले शेयर कर दिए, तुम लोग साइड में कहीं पर ऐसे उसको छोटा कर दो, उसको विंडो मिनिमाइज करके छोटा सा विंडो उसको खोल लो, वहां पर स्क्रॉल कर लो अपना पीडीएफ और वहां पर तुम अपना थर्ड क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं, 1 मिनट में, थोड़ा सा रुक जाओ, बाकी सब भी अटेम्प्ट कर लें।
ठीक है, थोड़ा 3D में डायग्राम बनाया मैंने जानबूझ के, ताकि तुम लोग को क्लियरली समझ में आए कि डायरेक्शन जो पूछी गई है अपन वो उसको मार्क कर पाए। तुम्हारे कॉपी में तो तुम सामने रख रहे हो कॉपी, ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तुम सामने रखोगे तो उसमें नॉर्मल बनाना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जैसे तुम लोग बनाते हो, वर्टिकल अप मतलब तुम्हारी कॉपी के ऊपर। बट मेरे केस में मुझे क्या ऐसे बनाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ऑप्शन टाइप के रहते हैं ना वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन, तो वो गलती कर देते हैं लोग, क्योंकि नॉर्थ ऊपर लेके चल रहे हैं तो आंसर तुम्हारा इस तरफ आएगा, तो तुम्हें लगेगा वर्टिकली अप आंसर आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रॉपर बना रहा हूं डायग्राम। देखो तुम्हारी जो नोटबुक है वो ऐसी है, ये तुम्हारी नोटबुक है, ठीक है। ये तुम्हारी नोटबुक है, नोटबुक का प्लेन ऐसा है, ठीक है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चार्ज पार्टिकल है 2 कूलम का, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब उसको इस तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। 2 कूलम का चार्ज है विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। तो अपन को स्पीड पता है 100, चार्ज पता है 2 कूलम, मैग्नेटिक फील्ड पता है 0.1 टेस्ला, ठीक है, सब एसआई यूनिट्स हैं। इज प्रेजेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, और सीधे सीधे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा। तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दिया, 100 इंटू 2 200, 200 इंटू 0.1 20, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है 20। बात आती है डायरेक्शन की, तो दोनों में से एक तरीका यूज कर लो, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं इसे क्रॉस प्रोडक्ट वाले को, या फिर फ्लेमिंग्स रूल बोलते हैं इसको, एफबीआई वाला रूल, ठीक है। तो हम इससे कर लेते हैं पहले एफबीआई वाले रूल से। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हमें ये वाली फिंगर करना है, पहली फिंगर, तो पहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मतलब ऐसी, ठीक है। ये जो फिंगर है ये बताती है अपन को वेलोसिटी का डायरेक्शन, बाय चांस उसी डायरेक्शन में मेरा हाथ पहले ही सेट हो गया है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर ही था, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो ऐसा हो गया। तो हमारा अपने आप आंसर आ गया, वर्टिकली अप है फोर्स। अगर V क्रॉस B से करना है तो हम V की तरफ करेंगे सारी फिंगर्स, V की तरफ मैंने कर ली सारी फिंगर्स राइट हैंड की, V की तरफ कर ली मैंने सारी फिंगर्स, ये राइट हैंड है मेरा, राइट हैंड की सारी फिंगर्स को मैंने V की तरफ कर लिया। अब मैं फिंगर्स को टर्न करूंगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बाहर की तरफ, तो फिंगर्स को बाहर की तरफ टर्न करना है तो हाथ को घुमाना पड़ेगा, हाथ को घुमा के फिंगर्स को बाहर की तरफ अब मैं टर्न कर पा रहा हूं, थंब ऊपर की तरफ आ गया, इसका मतलब हमारा सीधा फोर्स का डायरेक्शन क्या आ गया, अपवर्ड्स, वर्टिकली अप, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन इज वर्टिकली अप। तो बहुत सिंपल सा था। अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करो, मेरे हिसाब से तुम लोग कर ही रहे होगे ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगला वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कि उसके जो कंसेप्ट बनता है वो पुरानी चीज है, वो मतलब ऐसी चीज है जो एक्सपेरिमेंट्स में यूज की जाती है, ठीक है। तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर मैंने एक्सपेरिमेंट में यूज कैसे करी जाती है वो बता दिया तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कैपेसिटेंस का, और आई होप तुम लोग को सबको है वो नॉलेज, मतलब कुछ लोगों का तो मुझे पता है, आई होप सबको है वो, सबको पता है कि कैपेसिटर में ये बेसिक चीजें कैसे करते हैं। बहुत बस बेसिक एक फॉर्मूला पता होना चाहिए अपन को। मान लेते हैं ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, नीचे वाली नेगेटिव प्लेट है। 600 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दिया हुआ है 3 mm। इन दोनों चीजों को यूज करके हम निकाल सकते हैं, अगर किसी को नहीं सुनना है तो पॉज कर दो, हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। अगर हमें 600 वोल्ट दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस दिया हुआ है 3 mm, तो हम इससे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, सीधा ऐसे निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमें पता लग जाएगा डायरेक्शन जो मैंने बनाया है उसके हिसाब से डायरेक्शन ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उसकी वैल्यू क्या है वो निकाल लेते हैं। तो वो है 600 डिवाइडेड बाय 3 mm, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर -3। ऐसा यूनिट में आंसर मिल जाएगा। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 5, तो अपन का ये आंसर आ गया, ठीक है। अब वोल्ट पर मीटर करके कुछ इसकी यूनिट लिखना है तो लिख लो, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बना ली। अब उसके बाद क्वेश्चन में ये बोला है कि एक चार्ज पार्टिकल यहां से सीधा जा रहा है और सीधा सीधा ही निकल गया, पासेस अनडेविएटेड। ये अनडेविएटेड पास कैसे कर सकता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और तुम्हें पता है पॉजिटिव चार्ज पे किस तरह फोर्स लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब ये चार्ज पार्टिकल को ऐसा फेंका गया होगा तो उसको नीचे की तरफ एक फोर्स फील हो रहा होगा। नीचे की तरफ फोर्स फील होने के बाद भी वो निकल गया, नीचे की तरफ फोर्स फील होने के बाद भी वो सीधा सीधा निकल गया। ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस पर नेट फोर्स 0 हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अगर नीचे है तो हमें इससे क्लियर हो जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नीचे है, Fe नाम दे देता हूं, तो इस चार्ज पार्टिकल पे पक्के से ऊपर की तरफ लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, क्योंकि उसने बोल दिया है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि दूसरा जो फील्ड है वो कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का इस बार हमें फोर्स पता है, मैग्नेटिक फील्ड का हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पता, मैग्नीट्यूड भी नहीं पता, लेकिन हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है। तो इस बार हमें इसमें FBI में F का और I का डायरेक्शन पता है और B का डायरेक्शन हम लोग को निकालना है, ठीक है। चलो चेक करते हैं क्या आएगा। सबसे पहले फोर्स की तरफ मैं अपने थंब को कर रहा हूं, ठीक है, फोर्स की तरफ मैंने अपना थंब कर लिया, और ये जो है करंट का डायरेक्शन, ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन है और वो इस तरफ है, तो अपने हाथ को मैं घुमाऊंगा सच दैट मेरा थंब ऊपर ही रहना चाहिए। थंब को मत चेंज कर लेना, ऐसे ऐसे कुछ मत कर लेना, थंब ऊपर ही रहे और तुम्हारा ये जो सेकंड फिंगर है ये उस तरफ पॉइंट करने लगे, इस तरफ पॉइंट करने लगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको थंब को पकड़ के मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा थंब ऊपर है, मतलब फोर्स ऊपर है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इधर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन आ गया। तो मुझे सबसे पहले तो डायरेक्शन पता लग गया, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज क्रॉस। क्रॉस से डिनोट करते हैं जब इनसाइड द प्लेन अपन का डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज क्रॉस, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड की, कि हम मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर मैंने क्रॉस बना दिया है, मैं एक चीज और एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, देखना वो। अभी अपन लोग के लिए ये आंसर है कि अपन का क्रॉस हो गया है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं अपन लोग कि मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड देखो मैं कैसे निकालने वाला हूं, मुझे ये पता है कि ये दोनों फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तभी नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बराबर होना चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स QVB QE के बराबर हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स QE होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स QVB होता है, अगर V और B आपस में परपेंडिकुलर है और मेरा यहां पर V और B आपस में परपेंडिकुलर है, V इधर है B अंदर है, ठीक है। तो यहां से Q और Q कैंसिल और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई E/V, और E हमने अभी अभी निकाला था 2 इंटू 10 टू द पावर 5, वेलोसिटी हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 6, मैग्नेटिक फील्ड आ गई 0.1 टेस्ला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज 0.1 टेस्ला और डायरेक्शन हमें पता है अंदर की तरफ। तो आई होप ये सब चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक चीज जो मैं बोल रहा था कि इसमें एक चीज और सोची जा सकती है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जरूरी नहीं अंदर की तरफ है। जो हम लोगों ने ये तरीका बनाया है, इससे हमें यह पता लग गया कि अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वजह से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। लेकिन ऐसा सोचो कि अगर एक और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जो इस डायरेक्शन में है, तो वो किस तरफ फोर्स लगाएगी? सोचिए, वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, तो फोर्स लगाएगा क्या? तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा पाएगा। एक नई मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, सोचो एक नई मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, इस डायरेक्शन में अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी तो वो फोर्स नहीं लगाएगी। तो हमसे अगर कोई पूछेगा कि नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां है, तो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, क्योंकि आंसर इसका प्रॉपर तरीका ऐसा होना चाहिए इसका आंसर लिखने का x i कैप, मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन को i कैप बोलूं तो, और क्रॉस अपन का ये आया है प्लस 0.1 क्रॉस,
या इसको अगर अपन लोग ऐसे लिखें प्लस 0.1 माइनस के कैप। समझना इस चीज को, हमें यह पता लग गया कि अंदर की तरफ जो कंपोनेंट है ना मैग्नेटिक फील्ड का वो 0.1 होना चाहिए, ये कंफर्म है, ठीक है। ये 0.1 होगा तो अपने आप ही ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को कैंसिल कर देगा। अब हमें कोई नया फोर्स नहीं चाहिए भाई, तो ये कोई फोर्स थोड़ी लगा रहा है, ये तो एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है, कितना भी मैग्नीट्यूड हो सकता है उसका। तो अगर कोई हमसे ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियरली नहीं लिखा है, लेकिन अगर कोई हमसे ऐसा पूछेगा ना कि बताओ फाइनल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, तो हम बोलेंगे हमें नहीं पता। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए। हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि उसका माइनस के कैप डायरेक्शन में इतना कंपोनेंट होना चाहिए, बस ये हम बोल सकते हैं कि इतना तो होना ही चाहिए। या अगर कोई हमसे ऐसा बोले कि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कितनी रिक्वायर्ड है, तो हम बोल सकते हैं मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड इतनी रिक्वायर्ड है, अगर अपन इसको अनडेविएटेड पास कराना चाहते हैं तो। अब मैं जो बोल रहा था एक्सपेरिमेंट रिलेटेड, ये एक्चुअली जो तरीका है, ये तरीका जो है ये यूज करा था जे थॉमसन ने करा था शायद, जब कुछ निकाला था उसने, तो जे थॉमसन ने इस चीज को शायद यूज किया था। क्या है क्या ये, अपन इसका प्रैक्टिकलिटी समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मेरे पास यहां से जाने वाले ऐसे कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जाने वाले अलग अलग वेलोसिटी के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस तरीके से मैं एक पर्टिकुलर इस साइड से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन ही बाहर आएंगे। सोचना कैसे, मैंने कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अप्लाई कर दी, किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अपोजिट हो गया। अब अनडेविएटेड सिर्फ वो पास करेगा जिसके लिए ये ट्रू होगा, अनडेविएटेड सिर्फ वो पास करेगा, वो वाला चार्ज पार्टिकल पास करेगा जिसके लिए ये वाली चीज ट्रू होगी, QVB इक्वल टू QE, ठीक है। ये अगर ट्रू होगा तो अनडेविएटेड पास करेगा, मतलब वेलोसिटी स्पेसिफिकली इतनी होनी चाहिए, तभी इसमें से कोई चार्ज पार्टिकल क्रॉस करेगा। वो कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि अगर बाय चांस वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगने लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगने लगेगा, फिर भी वो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। तो हम सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हैं, यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सेटअप है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस कैन बी यूज्ड एज अ वेलोसिटी सिलेक्टर, इसको बोला जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर। ये एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है ये चीज, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग वेलोसिटी के जब चार्ज पार्टिकल्स यहां से एंटर करते हैं तो जिसकी वेलोसिटी E/B होगी उस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इस इक्वेशन की वजह से नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो वो अनडेविएटेड पास कर जाएगा। लेकिन अगर उस पे नेट फोर्स और अगर ये वाली वेलोसिटी नहीं हुई तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक चीज बड़ी होगी, अगर एक चीज बड़ी होगी तो किसी एक तरफ वो डेविएट करके निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में वो नहीं पहुंच पाएगा बाहर तक, तो इसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। तो अगर कहीं क्वेश्चन में तुम्हें लिखता है वेलोसिटी सिलेक्टर इज यूज्ड और ऐसा ऐसा, तो उससे घबराना मत, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से तुम लोग को समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है आज के लेक्चर में तो पहले अपन लोग वो चीज क्लियर कर लेते हैं। तुम लोग मुझे डाउट्स भेजो अभी। अच्छा, ये लिखा है कृतिक मोहन ने कि इलेक्ट्रॉन दिया है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्चुअली ऊपर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन नीचे आएगा। पर मेरा आंसर चेंज नहीं होगा, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तरीका सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फोर्स का भी चेंज होगा। देखो, हमें दिख रहा है यहां पर चार्ज पार्टिकल मैंने पॉजिटिव से सॉल्व कर दिया, तुम लोग इलेक्ट्रॉन लेके सॉल्व करो। चलो, मैंने पॉजिटिव से सॉल्व कर दिया है, तुम लोग इलेक्ट्रॉन लेके सॉल्व करो। तुम्हारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सॉल्व कर लोगे, बहुत टफ नहीं है। जैसे ही हम नेगेटिव चार्ज बोलेंगे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाना चाहिए, पर दोनों का डायरेक्शन वैसे खुद ही अपोजिट हो जाता है जब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो फोर्स होता है वो पॉजिटिव पे इधर लगता है, तो नेगेटिव पे अपोजिट लगने लगता है। तो आई होप ये चीज क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेना, सेम आंसर मिलेगा तुम्हें। इसको सॉल्व करो, खत्म करके जाओ।
भाई नेगेटिव चार्ज होगा तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है तो लिख दो अभी कि नेगेटिव के लिए फिर से सॉल्व करना है। मैंने पॉजिटिव चार्ज लेकर सॉल्व कर दिया पूरा, क्योंकि कैंसिल हो गया इसलिए कोई फर्क भी नहीं पड़ा। इवन अगर तुम नेगेटिव लेके करोगे तो भी सेम ही रिजल्ट आना है, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो किसी को अगर इलेक्ट्रॉन लेके दिक्कत आ रही है तो लिख के दो, मुझे लिख के बताओ जल्दी से। तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? DPP1 ट्राई करनी है क्या? DPP1 है ही नहीं उसमें। मेरा ये वाली जो CRQs है इसमें सिर्फ CRQ है, मतलब सिर्फ क्लासरूम क्वेश्चंस हैं, DPP नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी देर बाद कुछ 8-9 क्वेश्चन की DPP अपलोड करवाऊंगा, ठीक है। बट उसमें से अभी हो नहीं पाएंगे क्योंकि अपन लोग ने बहुत ही कम पढ़ा। अपन ने सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन सीखा है और फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे अपन ने क्वेश्चन करे। जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोग को जो लिखा दिख रहा होगा, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, तो ज्यादातर बुक्स में भी या कहीं पर भी क्वेश्चन इसी के ऊपर होते हैं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल पे, क्योंकि सिर्फ इस पे इतने क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं। तो मैं DPP डाल जरूर दूंगा, लेकिन उसमें से तुम्हें चूज करना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अटेम्प्ट सारे कर लो, क्योंकि देखा जाए तो हमने बेसिक पढ़ लिया है। अब उसका जो एप्लीकेशन है वो हम पढ़ने वाले हैं। बट एप्लीकेशन फिजिक्स में यही होता है बस कि हमने एक नई चीज सीख ली है। इसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स सीखा है, ठीक है। तो हम लोगों ने नया फोर्स सीख लिया है। हमने अगर एक नया फोर्स सीख लिया है तो हम इसका मतलब उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जैसे NLM में हम लोगों ने 4 फोर्स सीखे, फिर उनको अप्लाई करते जाते हैं। नॉर्मल रिएक्शन सीखा, टेंशन सीखा, सबको मिला के कंबाइंड क्वेश्चन बना सकते हैं। वैसे ही यहां पर हम लोग ने एक नया फोर्स सीख लिया है। अब उस नए फोर्स को यूज करके हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल की CRQ अटेम्प्ट मत करना। मैं 8 क्वेश्चन की एक DPP डालूंगा, वो DPP जरूर अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपन लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और तुम लोग के अगर कोई भी डाउट्स वाउट्स हो तो तुम उस शायद ग्रुप पे भी भेज सकते हो, और या फिर अगर यहीं पर कोई सा डाउट है तो लिख के अभी भेज दो तो मैं क्लियर कर दूं। अगर क्लास रिलेटेड कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर दो, नहीं तो फिर अपन जो उसके अलावा कोई डाउट्स हैं तो तुम उस पर भेज दो व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।